अहम फैसले जो लिए हैं उसमें किसानों के लिए और एक कल्याणकारी काम हो रहा है। आपको पता है कीटनाशक बिल, पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल, ये 2008 में आया था। उस पर बहुत चर्चा हुई, लेकिन वो संसद से पास नहीं हो पाया आगे। इसलिए उस बिल को विड्रॉ करते हुए, जो उस समय बहुत चर्चा हुई थी और जो सारे सुझाव आए थे, खासकर स्टैंडिंग कमेटी के जो सुझाव थे, उन सुझावों पर विचार करके नए रूप में ये पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020 लाने का फैसला किया है। और इसमें मूल मुद्दा है कि किसान को सुरक्षित एवं प्रभावी कीटनाशक मिले। सुरक्षित भी चाहिए, सेफ फॉर द क्रॉप, सेफ फॉर अदर एंड सेफ एंड इफेक्टिव। दूसरा उसमें है कि नकली और अनधिकृत ना मिले। उसकी जबरदस्त व्यवस्था इस कानून में है कि कोई स्पूरियस पेस्टिसाइड बेचता है जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, और अगर गलत तरीके से पेस्टिसाइड देगा तो उसको पेनल्टी की भी प्रोविजन है और क्रिमिनल केस की भी प्रोविजन है, उसमें सजा भी होगी। यह किसानों के हितों के लिए बहुत जरूरी था। किसान को एक दूसरी जरूरत होती है कि कीटनाशक कैसा है, इसकी सभी जानकारी मिलनी चाहिए। तो डीलर के पास विक्रेता से ही उसको सभी प्रकार की जानकारी मिलेगी कि इसमें रिस्क क्या है, इसमें अल्टरनेटिव क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसके ये सब जानकारी किसान को जो भी चाहिए कीटनाशक के उपयोग के लिए, ये उसको मिलेगी। उसकी भी व्यवस्था बिल में है। इसमें ऑर्गेनिक जो खाद है जैसे, और ऑर्गेनिक जो कीटनाशक है, उसको भी प्रोत्साहन दिया है। कृषि विश्वविद्यालयों के सर्टिफिकेशन के बाद ये ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स भी उसमें किसानों को उपयोग में लाएंगे, उसके लिए भी प्रोत्साहन की व्यवस्था है। सबसे एक बड़ी बात है कि अगर खेती का या व्यक्ति का कोई बड़ा नुकसान होता है किसान का गलत कीटनाशक उपयोग करके, क्योंकि ऐसे केसेस आते हैं कि जब परीक्षण होता है तो वो गलत निकलता है या वो लागू होने वाला है ही नहीं। तो ऐसे जो कीटनाशकों से नुकसान होता है उसका मुआवजा मिलने की भी व्यवस्था इस बिल में है, और ये कंपनियों को देना पड़ेगा। कंपनियों से फाइन के रूप में सरकार के पास जमा होगा और एक फंड तैयार किया जाएगा, और उस फंड के द्वारा ये किसानों को उसका मुआवजा मिलेगा अगर कहीं नुकसान होता है तो। कीटनाशकों की इस्तेहार कैसे करें, यह भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों को जाल में ओढ़ने के लिए कुछ कंपनियां ऐसे इस्तेहार करते हैं कि जिससे पूरी दुनिया के सारे क्लेम्स वो करते हैं कि इससे ये भी होगा वो भी होगा। तो ऐसे नहीं चलेगा, और इसलिए एडवर्टाइजिंग के स्टैंडर्ड्स भी बनाए जाएंगे। मोदी सरकार का ये किसान के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय है। जैसे इसी महीने में पहले सॉइल हेल्थ कार्ड लागू हुआ था, आज जो 16 करोड़ किसानों के साथ है। फिर किसान सम्मान निधि की योजना तैयार हुई जिसमें 6,000 रुपए किसान को मिलते हैं। वो भी अब 10 करोड़ तक किसानों को मिल रहे हैं, और बाकी भी और जैसे रजिस्ट्रेशन हो रहा है वैसे मिलते जाएंगे। तो ये लगातार किसान के पक्ष में मोदी सरकार की ये जो पहल है, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इसका स्वागत करेगी और आने वाले अधिवेशन में ये बिल पेश किया जाएगा।
दूसरा महत्वपूर्ण एक अमेंडमेंट संशोधन बिल है, वो है विवाद से विश्वास। हमें पता है देश भर में टैक्स डिस्प्यूट्स इतने बड़े हैं कि 9 लाख करोड़ रुपए की रकम उसमें विवादित है। 9 लाख करोड़ की रकम बेवजह विवाद में है और कोर्ट में मैटर चलती रहती है, ट्राइब्यूनल्स में मैटर चलती रहती है और इसका कोई जल्दी निपटारा नहीं होता। देश का भी नुकसान होता है और सभी का समय भी खराब होता है। और इसलिए बजट में विवाद से विश्वास ये नया स्कीम लाया जिसका देश भर में स्वागत हुआ। उसके बाद वित्त मंत्री की सभी संबंधितों के साथ संवाद भी हुआ, उनसे राय परामर्श भी हुई और उसके बाद कुछ संशोधन किए हैं जो आज कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी है। पहले तो यह किया है कि इसका एक विस्तार दायरा बढ़ाया है। अब जो डीआरटी में केसेस है वो भी आ सकेंगे। ऑल काइंड्स ऑफ टैक्स डिस्प्यूट्स सब आएंगे। फिर कोर्ट में हो, आर्बिट्रेशन में हो, ट्राइब्यूनल में हो, रिवीजन के मामले हो, इसके बारे में लोगों के मन में आशंका थी कि क्या इसका निपटारा ये विवाद से विश्वास स्कीम के तहत होगा कि नहीं। इसमें एक बड़ा फायदा आज दिया है कि जहां मामला विवाद में है लेकिन अगर अभी के कोर्ट का या ट्राइब्यूनल का निर्णय टैक्स पेयर के पक्ष में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के विरोध में है और इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आगे कोर्ट में या ट्राइब्यूनल में जाता है, तो ऐसे स्थिति में उसको 100% रकम नहीं भरनी पड़ेगी, 50% रकम ही जमा करनी पड़ेगी टैक्स पेयर को और बाद में रिजोल्यूशन के बाद जो बाकी हिसाब है वो होगा। 31 मार्च तक सारे ज्यादा से ज्यादा टैक्स डिस्प्यूट खत्म हो। एक बार ये भी एक स्वच्छ भारत का ही कैंपेन है क्योंकि इससे इतने लाखों के संख्या में टैक्स डिस्प्यूट पड़े हैं, सबका समय भी बर्बाद होता है, सबकी प्रोडक्टिव एनर्जी बर्बाद होती है और ये जो है इससे पेंडेंसी बेवजह बढ़ती है। तो ये ज्यादा से ज्यादा मसले निपट जाए इसकी कल्पना है 31 मार्च तक और इसलिए 31 मार्च तक एक विशेष योजना के तहत उसमें टैक्स पेयर को बहुत आकर्षक ऑफर्स है कि वो करेगा तो उसका भी फायदा है, देश का भी फायदा है और इसलिए यह आज इसमें किया है। जहां 31 मार्च के बाद जो देंगे उसको बजट में ही घोषित किया था कि 10% ज्यादा देने पड़ेंगे और इसलिए हमारी सबकी सभी टैक्स पेयर्स जिनके मसले विवाद में और जो विवाद टैक्स ट्रिब्यूनल या कोर्ट या आर्बिट्रेशन में है उन सबको हमारी वही दरख्वास्त है कि आपका विवाद सुलझाइए, शांति से सो जाइए, शांति से अपना काम करिए और देश के तरक्की के लिए सब मिलकर काम करेंगे और ये बड़ा टैक्स डिस्प्यूट सुलझाने का ये मसला है और इसलिए इसका भी लोग स्वागत करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तीसरे एक निर्णय के तहत जो जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, नेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, जैसे बैंकों को कैपिटलाइज किया था, लगभग पिछले 5 साल में 2-2.5-3 लाख करोड़ रुपए बैंकों में कैपिटलाइज किए थे, वैसी ही इन आईआरडीए के जो सॉल्वेंसी रेशियो है उससे इनकी स्थिति कम थी और इसलिए इनको भी कैपिटलाइज करने का सरकार ने निर्णय किया है और सरकार ने आज के निर्णय के तहत 2500 करोड़ रुपए
इन 3 इंश्योरेंस कंपनियों को कैपिटलाइज करने का निर्णय किया है और ये भी एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि इससे ये तीनों पब्लिक सेक्टर की कंपनियां जिनके पास आज 30% बिजनेस है, वो कंपनियों का कारोबार और कार्यक्षमता से चलेगा और इसमें और भी आगे जरूरत लगी तो वो सरकार हमेशा इसके लिए तैयार है। एक चौथा, कंपनी के 3 ही अपने यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है। एक नेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एक ओरिएंटल जनरल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो ये 3 पहले से है और इसलिए इन तीनों को ये हम दे रहे हैं। फिर 5 प्रकार के 5 एमओयूज को भी मान्यता दी गई है। इसमें 2 बड़े महत्वपूर्ण है। आइसलैंड के साथ हमारा फिशरी के लिए, क्योंकि वो एक देश ऐसा है जिसका सारा जीडीपी केवल फिशरी और टूरिज्म से ही आता है, तो ऐसे देश से फिशरी का आदान प्रदान भारत के पक्ष में होगा, लाभकारी होगा और इसलिए वो एक एमओयू हुआ है। और श्रीलंका के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस का जो समझौता होता है अनेक देशों के साथ भारत का हुआ है, आज श्रीलंका के साथ भी एमओयू हुआ है। फिर पोर्तुगाल के साथ 3-4 एमओयूज हुए हैं। एक आईपीआर के बारे में है, एक ऑडियो और विजुअल को प्रोडक्शन के बारे में है और एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये तैयार करने के लिए है, यानी पोत वाहन के संबंध में और इसके सभी मैरीटाइम एक्टिविटीज के बारे में एक बड़ा ये निर्णय है। और वो दुनिया में ऐसे थोड़े ही म्यूजियम्स है, उसका उसी विश्व स्तर का एक इसमें मैरीटाइम म्यूजियम बनेगा, उसका भी आज एमओयू हुआ है। एक सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हुआ जिसके लिए मेरे साथी मनसुख मांडविया जी आए हैं, मेजर पोर्ट अथॉरिटी। मेजर पोर्ट्स ये अभी 1963 के कानून के तहत चल रहे, वो 63 के कानून को रिप्लेस करते हुए एक मेजर पोर्ट अथॉरिटी, ये एक बिल आ रहा है और इससे बंदरगाहों की, मेजर पोर्ट्स की कार्यक्षमता बढ़ेगी, भारत का इस क्षेत्र में सहभाग बढ़ेगा और तेजी से विकास होगा। इसकी बाकी पूरी जानकारी मांडविया जी देंगे। सो फ्रेंड्स, टुडे Cabinet met under chairmanship of Prime Minister Narendra Modi and decided important decisions it took as far as farmers are concerned, because that is our primary concern. And the Pesticide Management Bill 2020 will be introduced in this session of Parliament. This Pesticide Management Bill, today, pesticide business is regulated by 1968 rules, which have become age-old and needs immediate rewriting. And in 2008, that effort was done, and 2008 the pesticide bill was presented. It was discussed thoroughly in standing committees. After taking cue from those standing committee recommendations, this new bill has been drafted, and what it will aim at to protect the interest of farmers, that he will get safe and effective pesticides. That is the first objective. Second, he will not get spurious pesticides, because many times he is at the receiving end if he gets spurious pesticides. He will also be empowered to get all information. The data will be in open source, in all languages, and more importantly, he will know about the strength and weakness of the pesticide, the risk, the alternatives,
and this will be an open data in digital format also. He will essentially get this information from the dealer from where he purchases the pesticide. This bill also intends to promote organic pesticides, and these pesticides which are registered, because all pesticide manufacturers will have to register, and they will be bound by the new act. So even their advertisement will be regulated, that there should not be no confusion or no cheating in any way of the farmers. And at the same time, if there is a loss because of the spurious or low quality pesticide, then there is a provision for compensation. This is unique feature of the bill. The penalties collected by the companies, from the companies, and money put in, if required by government, will form a central fund which will take care of this compensation. So this is a very important bill as far as the farming community is concerned, and this is yet another step of Modi government for the welfare of the farmers. Already in this month, we are celebrating the anniversaries of two popular schemes of soil health card, where more than 16 crore farmers have got soil health card. They can take proper care of their farm, and at the same time, the Kisan Samman 6,000 rupees per farmer is now practically 10 crore farmers are getting it, and 14 crore is the final figure. The more and more farmers are getting registered, and they will be getting that amount. The second decision was about Vivad Se Vishwas, the initiative which was declared in budget session. After the budget, Finance Minister held discussions with the stakeholders and had dialogue and sought suggestions from them. And on the basis of the suggestions, there are now new amendments to be moved in this session of Parliament. And that is, the whole purpose is, we have thousands of cases pending in various courts, various tribunals, various commissioners, various authorities, in various arbitrations about the income tax disputes. All those tax disputes will now be covered under this act. So if somebody wants to come and take the benefit of this scheme, the matters in arbitration, tribunal, court cases, revision issues, all will be taken. DRT cases and all tax disputes will be part of, so that the scope of this bill has been enlarged. Then even the search and seizure, where the recovery is below 5 crore rupees, those disputes also can be taken up in this scheme. And as you know, by 31st March, people have to opt for the scheme, and they will get complete redressal of their grievances, and millions of cases which are pending will be over. So there will be no cases, there will be no disputes, and the amount so stuck up in these cases is 9 lakh crore. It's huge for farmers or for anybody's development, country's development. And therefore, this, we are very sure that as many as taxpayers will take benefit of this scheme, because they get concession and one-time opportunity to settle the disputes. So that is the very important decision. And today we have also made it clear that where the department is in appeal, and at the lower end, the taxpayer has won the case, he will have to give now only 50% of the total demand from him, and then he gets benefited. The third decision was about recapitalizing the public sector insurance companies, National Insurance Company, Oriental Insurance Company, and United
general insurance companies. These are 3 general insurance companies. As you know, in last 5 years, all public sector banks were recapitalized by government by putting in more than 3 lakh crore rupees. And this time, this general insurance in the first installment tranche will get 2,500 crore rupees, so that their solvency ratio becomes acceptable and they fulfill the norms of IRDA. And therefore, this insurance decision about insurance companies is also very important. Today, we also agreed upon 5 MOUs, one with Iceland about fishery, which will be beneficial to India, because Iceland's economy is basically depends upon, and a very rich country depends upon essentially fisheries and tourism, and therefore their experience and best practices will be helpful. At the same time, we have entered with the double taxation avoidance treaty with Sri Lanka. This enforces our tax discipline and plugging the loopholes in the system which was there. Then we have entered 3 MOUs with Portugal on IPR, on co-production in film and audio productions, and creating one world-class national maritime heritage complex where there will be museum and other facilities. Last but most important, the major ports are today governed by 1963 Act. Now that will be replaced by Major Port Authority Bill and Act, and this will improve the overall scenario and the efficiency of all major ports of India, and this will give boost to the overall development of this sector. My colleague Mansukh Mandviya is here. He will explain about the Port Authority Bill. Thank you.